IND24 के इस खास कार्यक्रम अब एक टॉक शो में इस बार हमारे साथ विधायक रिकेश सेन मौजूद हैं और पूरी चर्चा करने से पहले इनके बारे में कुछ जानकारी मैं साझा करना चाहूंगी। जो रिकेश सेन जी हैं वो काफी यंग और बहुत ही एक्टिव विधायक के नाम से जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के वैशाली नगर से रिकेश सेन विधायक हैं और बिना इंतजार बिना विलंब के सीधे अब हम चलते हैं रिकेश सेन के ही पास और जानते हैं शुरू से लेकर अब तक का सफर उनका कैसा था। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 के इस खास। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। रिकेश जी बिल्कुल पहले सवाल पर हम आते हैं और मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये होगा कि विधायक बनने के ही बाद बहुत ही कम समय में इतने फेमस MLA कैसे बन गए आप? क्या राज है आपके इस फेमस पन का? देखिए, मैं 25 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। विधायक का सफर तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं। 25 सालों से 21 साल की उम्र में भारतवर्ष का सबसे कम उम्र का पार्षद बनने का सौभाग्य मिला। उस समय मेरी उम्र का कोई भी पार्षद नहीं था। उस समय मेरी आयु 21 साल की थी। सन 2000 की बात है जब नया नया छत्तीसगढ़ बना। उसके बाद लगातार अलग अलग वार्डों से मैं चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। कभी चुनाव मैंने हारा नहीं। उसके बाद मैं 2,42,000 के लगभग मेरे मतदाता हैं। 1 लाख लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन मेरा 25 सालों से रहा है। मेरी कुछ एक्टिविटी जो रहती है जो सबसे अलग रहती है, जो मेरी पहचान को बनाती है। कई ऐसे विषय थे। नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया कि भूकंप आया है सन 2000 में गुजरात में, सहयोग कीजिए देशवासियों को। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते अपील की। मैंने सीधा आओ देखा ना ताओ और सीधा मैं निकल गया गुजरात। वहाँ पे मैं 1 महीने तक ऑपरेशन थिएटर में काम किया। छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर काटे जा रहे थे, उनको इन्फेक्शन हो गए थे। ऑपरेशन थिएटर में मैंने काम किया। वहाँ से मेरी पहचान बनी कि एक छत्तीसगढ़ का एक पार्षद जो 1 महीने से गुजरात पे है। कुछ ऐसे काम जैसे तीज मिलन है, सावन मेला है, आज ये सब लोग करने लगे हैं। अब अलग अलग समाज के लोग करने लगे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग करने लगे हैं, नेता करने लगे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में मैंने की। करवा चौथ अगर आप देखेंगे तो उस कार्यक्रम में महिलाओं का जो कार्यक्रम होता है करवा चौथ, वो 1000 थाली आती है। 1000 महिलाएं एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और ये 25 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे ही पता नहीं कितने आयोजन, चाहे वो कमच्छट में पसर चावल हो घर घर में देने का, क्योंकि बड़ा महंगा आता है वो। पिकनिक ले जाता था तो एक वार्ड को नहीं बल्कि सभी वार्डों को विधानसभा में लेके एक साथ स्कूलों की बसों को हम ले लेते थे सहयोग के रूप में। 100 बस 50 बस हम पिकनिक ले जाते थे। अलग अलग वार्डों में राखी बंधवाने का काम करते थे। अगर डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट को लेके मैंने जैसे जहाँ जहाँ मैं पार्षद रहा वो वार्ड मुझे विरासत में समस्या के रूप में मिली, लेकिन मैंने उसका समाधान किया। ऐसा विजन लाया कि अगर सड़क बिछ रही तो सड़क बिछने से पहले उस पर लोहा बिछेगा ताकि मजबूत बने। सड़क बार बार नहीं बनानी, एक ही बार बनानी है। गार्डन बच्चों का कैसा होना चाहिए। आज श्याम सदन जो छत्तीसगढ़ शासन का प्रोजेक्ट है, उस श्याम सदन को सबसे पहले मैंने लॉन्च किया। एक खंडहर पड़ा हुआ था, एक जो सामुदायिक भवन है, वहाँ पे असामाजिक तत्व बैठते थे। तो मैंने बुजुर्गों से बात की कि मैं आपकी बैठने की व्यवस्था कर रहा हूँ एक जगह पे। आप लोग पान ठेला पे बैठते हैं, आप लोग चाय की दुकान पे बैठते हैं, आप लोग गार्डन में बैठते हैं। अब आपको हम श्याम सदन बना के देंगे। तो आपको जब श्याम सदन बना के देंगे तो उसमें एक कैरम रख देंगे, एक शतरंज रख देंगे, एक लूडो रख देंगे, रामायण और गीता की किताब रख देंगे, जिसको टीवी देखना है टीवी कर देंगे। तो मैंने सोचा इसका नाम क्या दिया जाए। सब तो आ गए, सब कुछ हो गया। फिर मैंने उसका नाम दे दिया श्याम सदन। सन 2005 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को ये प्रोजेक्ट इतना पसंद आया कि इसे बजट भी लिया और सभी नगरीय निकायों क्षेत्रों में श्याम सदन की घोषणा की। ये काफी नई बात बताई आपने कि श्याम सदन जो बिल्कुल श्याम सदन शुरुआत मैंने किया, जिसे प्रदेश ने इसे हायर किया। ऐसे कई प्रोजेक्ट जो, चूंकि मैं पार्षद और एक वार्ड तक सीमित था, कई मेरी ऐसी योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ शासन ने उसको समय समय पे लागू किया है। जैसे मेरे यहाँ एक छोटा सा, मैं जिस वार्ड से पार्षद हूँ, अभी भी मैं पार्षद हूँ, मैंने पार्षद का पद नहीं छोड़ा है, मैंने एक मानदेय छोड़ दिया है। तो मेरे वार्ड में किसी भी लड़की की शादी होती है तो अधिकतर होता यह है कि जनप्रतिनिधियों के पास आते हैं कुछ सहयोग कर दूं। तो मैंने एक लाइन तय किया
कि जो भी बेटी की शादी होगी उसे गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा और एक कनेक्शन जो है हम उस बेटी को अपने तरफ से गिफ्ट देंगे। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कहीं ना कहीं कुछ अलग बनाते हैं। और मैंने विधायक रहते जैसे ही मैं चुनाव जीता तो अपने क्षेत्र में कई शराब के जो बार है उसे मैंने बंद करा दिया। जो ओयो सेंटर है जहाँ पे असामाजिक लोग जैसे रेसिडेंशियल एरिया पे एक मकान पे ओयो खुल गया, जबकि कमर्शियल बेल्ट पे ओयो खुलना था, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक वातावरण खराब हो रहा था। तो अपने क्षेत्र से मैंने ओयो को बंद करा दिया। हर थाना क्षेत्र में मैं खुद पेट्रोलिंग करता हूँ टीआई के साथ हर हफ्ते, और उनके साथ जाके उनको देखता हूँ। और थाना प्रभारी के मन में भी डर रहता है कि अब विधायक जी आ जाएंगे, भैया अगले हफ्ते उनका है गश्त है, अब ये दिक्कत होगी, आप इसको बंद कर लो या वो है, तो एक मन में डर पैदा रहता है। तो वो कहीं ना कहीं मैं लोगों का विश्वास जीतता हूँ अपने क्षेत्र में कि विधायक का काम सिर्फ सड़क और नाली बना देना नहीं होता है। विधायक का काम होता है उसके क्षेत्र में अच्छा वातावरण हो, अच्छे वातावरण में हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे सब जो है एक सही तरीके से सकारात्मक दिशा पे वो काम करे। जितनी शराब की दुकान है मेरे क्षेत्र में वो हमारे बच्चे देख ना सके, हमारे बहू बेटी देख ना सके। अधिकतर चौक चौराहे पे शराब की दुकान रहती है, उसे मैं अन्यत्र जगह जो है शिफ्ट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए रिकेश जी, ये तो हो गई बात सारी जो मैंने सवाल किया आपसे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मैंने सुना है कि बचपन से ही आपको मेहनत करने का बहुत शौक था, बहुत ही एक्टिव, बहुत जुनूनी थे। इसके पीछे कोई कारण था क्या? उसके पीछे कारण ये था कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी परिवार में होता ये है कि 8th क्लास पढ़ते हैं, 8th क्लास तक पिताजी पढ़ाते हैं, उसके बाद पिताजी हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई अब मेरे पास कोई साधन है नहीं तुम्हारा फीस उस पटाने का, तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ना है तो खुद कमाने निकलना पड़ेगा। अच्छा। और जब गर्मी छुट्टी होती है तो 3 महीने की छुट्टी होती थी, तो हमारे यहाँ ये होता है छत्तीसगढ़ी परिवार में कि वो 3 महीना भी खाली नहीं रहना है। आप जाओ किसी की दुकान में काम करो या कहीं भी करो, आपको करना है। तो मैं 9th क्लास का मुझे फीस भरना था गवर्नमेंट स्कूल से। सेक्टर 1 हमारे यहाँ बीएसपी स्कूल है, तो उसका फीस था 950 रुपये। तो पिताजी ने बोला मैं देने में सक्षम नहीं हूँ, आप अपनी व्यवस्था खुद कीजिए। तो फिर मैं एक धर्म कांटा में मैं काम किया। अच्छा। तो रात को मैं काम करता था वहाँ पे, और सुबह जो है मुझे 750 रुपये पेमेंट मिलता था मंथली। तो उस धर्म कांटे में मैं काम किया 4-5 साल तक। उसके बाद वो दिन में मुझे समय मिलता था तो मैं एक गोलछा केमिकल हुआ करता था, उस गोलछा केमिकल में मैं भट्टे में कोयला बेलचे से डालता था, तो लेबर का काम किया मैं जो दीपावली में टोकनी में जो रुई बेचते हैं, जो आजकल देखेंगे आप बहुत लोग बेचते हैं, तो दिवाली में वो रुई बेचने का काम करता था, दिवाली में ग्रीटिंग कार्ड बेचने का काम करता था, फटाका बेचने का काम करता था, सब्जी मंडी में मैं ऑटो में चलाया। और क्योंकि अगर मैं सोचता था लेबर रखूंगा तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा, तो प्याज और आलू की बोरी खुद डाल के खुद मैं ऑटो में डालता था। तो मेहनत तो बचपन से ही हमारे परिवार ने सिखाया कि मेहनत करना है। एक बहुत फेमस पारक ज्वेलर्स है, वहाँ पे मैं झाड़ू पोछा का काम करता था और ग्राहकों को जूस ला के देता था मैं। तो ऐसे मैंने बहुत से काम मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं। ऐसे ही विकेश से नहीं बना हूँ, क्योंकि जो लोग आज का विकेश से समझते हैं सक्षम और संपन्न, वो नहीं है, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, बहुत कहानी है। अच्छा, राजनीति से हटकर अगर कुछ करना होता तो कुछ सोच रखा था कि ये करना है? इस राजनीति में आने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सन 2000 में एक दुर्गा पूजा में छोटा सा बच्चों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक बच्चा मैं भी था। तो दुर्गा पूजा उस समय 98 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 98 में झगड़ा हो गया, तो FIR दर्ज हो गया हमारे खिलाफ में। तो हम लोग नेता लोग के पास गए कि भैया हमको छुड़ा दो, हमारे खिलाफ ऐसा ऐसा हो गया। तो कोई नेता सहयोग नहीं किया, तो मैं अपने दोस्तों का हंसी मजाक में बोला देखना एक दिन मैं खुद नेता बनूंगा। अच्छा। और उसके बाद हमको जो है एक दिन के लिए जेल जाना पड़ गया। SDM ने हमारे आवेदन को खारिज कर दिया। तो मैं वही मन बना लिया कि मैं बाहर निकलते ही मुझे अब जो है नेता बनना है। तो मैं पता किया नेता बनते कैसे हैं। तो एक ने मुझे बताया नेता बनने का भी एक अच्छा रास्ता है
कि पार्षद बन जाओ, पार्षद का चुनाव आने वाला है। मैं बोला ये होता क्या है पार्षद चुनाव? बोले कलेक्टर एसपी सब अपने अंडर रहेंगे और पूरा जो है मुख्यमंत्री को भी आपकी बात को सुनना पड़ेगा और जितने जमीन उमीन है वो सबको बेचने का अधिकार आपको मिल जाएगा और आप रातों रात अमीर भी बन जाओगे। तो मैं ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैं बोला, बोले कि जन सेवा भी आप कर सकते हो, हम लोग जितने लोग जेल में बंद है तो हम लोग झूठे आरोप में तो हम लोग को छुड़ा भी सकते हो। अच्छा। तो मैं बोला ये तो बहुत बड़ा अच्छा आइडिया। दूसरे दिन मेरी जमानत हुई, मैं गया तो नगर निगम का चुनाव था। नगर निगम का चुनाव था 2000 में। तो मैं जहाँ से रहता हूँ वैशाली नगर में, वो वार्ड महिला वार्ड हो गया। फिर मैं ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय नेता हूँ, मैं यहाँ से 15 किलोमीटर भिलाई 3 चला गया चुनाव लड़ने। तो भिलाई 3 भी जो है वो कोई वार्ड मुझे समझ नहीं आया, कोई जान पहचान का नहीं मिला। फिर मैं 15 किलोमीटर जामुल चला गया, फिर कहीं नहीं हुआ। तो मैं एक सेक्टर 3 में SBI बैंक के सामने नड्डा का पैकेट आता था, थक गया था साइकिल चला चला के, तो नड्डा का एक पैकेट खरीदा 1 रुपए का और पुलिया में बैठ के उसको खा रहा था। मेरा एक दोस्त आया, बोले अरे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ सेक्टर 3 से, भिलाई नगर निगम क्षेत्र से, BSP क्षेत्र से, तो वहीं जा रहा हूँ मैं। बोला यार चल मेरे को भी ले चल। तो बोले हाँ चल चल। तो मैं समोसा खिलाएगा? बोले हाँ खिलाऊंगा। तो मुझे लेके चला गया। लेके गया तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास हमने फॉर्म जमा किया। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आपकी तो पात्रता नहीं है चुनाव लड़ने का, ये सीट तो OBC का है। तो मेरा दोस्त निराश हो गया, समोसा भी नहीं खिलाया और भाग गया वहीं से मेरे को छोड़ के। तो जो तहसीलदार का जो चपरासी था वो मेरा रिश्तेदार था। वो मेरे को बोलता है राजू कैसा है यहाँ पे? मेरा दोस्त चुनाव लड़ने आया था और मैं जो है मैं तो बस ऐसे ही समोसा खाने आया था। बोले तू लड़ ले उस सीट से। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? तो बोले तू तो OBC में आता है, हम लोग जो नाई समाज है OBC में आता है। तो उन्होंने जिद करके वहां से मेरा फॉर्म भरवा दिया। मैं कोई विचार नहीं था राजनीति में आने का, यहाँ से मेरी राजनीतिक यात्रा चालू हुई। उसके बाद अलग अलग वार्डों से मैंने चुनाव लड़ा। तो ये मेरा संघर्ष की कहानी है। अच्छा, पांच बार के पार्षद हैं आप, अब विधायक बन चुके हैं। विधायक बनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और इस पद का निर्वहन कैसे कर पा रहे हैं? जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो गई है, लोगों को उम्मीदें ज्यादा हो गई है। लोगों को लगता है कि रिकेश कुछ भी कर सकता है और इसका ये होता है कि सुबह जब जन दर्शन लगता है तो सिर्फ वैशाली नगर विधानसभा के लोग नहीं आ रहे हैं। अच्छा। पूरे संभाग से और पूरे प्रदेश से लोगों का आना चालू हो गया, क्योंकि वो सोशल मीडिया में एक्टिविटी देख रहे हैं कि एक फोन लगाते हैं और तत्काल समाधान हो जाता है। लेकिन वाकई जो लोग समस्या लेके आते हैं उनकी समस्याएं कोई बहुत बड़ी नहीं रहती है। मेडिकल से संबंधित रहता है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अगर हमारा लेटर जाए तो 1 मिनट में उनको राशि मिल सकती है। आयुष्मान कार्ड में सुधार हो सकता है। BPL राशन कार्ड बनाया जा सकता है। कोई अगर परेशान है तो 2 मिनट डॉक्टर को सिर्फ हालचाल पूछना है। कई लोग नौकरियां के लिए आ रहे हैं तो उनको बताते हैं कि अभी कोई वैकेंसी निकलेगी तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। इस सरकार में कोई सेटिंग नहीं चलता है, इस सरकार में आपको मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, आप किसी गलत रास्ते पे मत जाइएगा। तो छोटी छोटी लोगों की समस्या है जो मैं एक फ़ोन करता हूँ उनका समाधान हो जाता हूँ। तो फिर वो माउथ पब्लिसिटी होता है, फिर वो लोगों तक पहुँचता है, फिर वो जो लोग हैं वो फिर जो है अपने समस्या लेके आते हैं। तो सुबह 500 से 700 लोग आते हैं जनदर्शन में, मैं शामिल होता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी जी। एक और बात यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आपके ऑपोजिट में जो चंद्राकर जी खड़े थे वो पूर्व मुख्यमंत्री के खास रिलेटिव थे। उस दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री के रिलेटिव हैं तो शायद इनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं और मेरे हारने के ज़्यादा? तो इस दौरान डर नहीं लगा आपको? ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया दिमाग में? वो इसलिए पहले दिन से जैसे ही टिकट मिला उनको या किसी को भी मिलता तो मैं अपने प्रति कॉन्फिडेंस था मुझे, क्योंकि मैं दिल्ली में जब अलाउंस हुआ, मैं दिल्ली में कामाख्या माता में था। मैं वहाँ से सबसे पहले टिकट अलाउंस होते हुए मैं जलेबी चौक पहुँचा जहाँ मेरा जन्म हुआ, जिस झोपड़ी में। तो वहाँ पे मैंने पब्लिक से कहा कि मुझे 51,000 से जिता देना। तो लोगों ने ताली भी बजाया, लोग बोले जिता देंगे। लेकिन कुछ असंतुष्ट लोग थे, उनको लगा कि यार इस विधानसभा में कोई आज तक 22,000 का आंकड़ा पार नहीं किया, कैसे कोई 51 से जिता देंगे। मुझे कॉन्फिडेंस था क्योंकि जो प्रत्याशी थे उनका कोई भी कनेक्टिविटी पब्लिक से नहीं था।
उनको बिल्कुल ये नहीं मालूम था वैशाली नगर विधानसभा में कौन सा वार्ड कहाँ पे है, कौन सा मार्केट कहाँ पे है। एक चीज़ है था, क्योंकि भूपेश बघेल जी के वो दामाद थे और उनका दामाद जो क्षितिज चंद्राकर जी थे वो उनका चुनाव संचालन कर रहे थे। पैसा भरपूर था, सिर्फ पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता। आज के समय में पब्लिक के दिलों पे राज करने की आवश्यकता है। और मेरी जो कनेक्टिविटी जो 25 सालों से सक्रिय राजनीति के माध्यम से था, मुझे विश्वास हो जाता है जिस प्रकार से महिलाएं मेरी सेल्फी लेती थी इलेक्शन के समय, बच्चियां चाचा चाचा करके लोग मेरे पास आ जाते थे, जेंट्स जो है जिंदाबाद के नारे लगाते थे, तो मुझे लगता था ऐसे ही कोई किसी का जिंदाबाद का नारे नहीं लगाते। लोग जिसको पसंद करते हैं उसको, क्योंकि आज की राजनीति बदल चुकी है और नेताओं को भी अपना चाल चरित्र चेहरा बदलना होगा और बहुत पोलाइट पॉलिटिक्स चालू हो गई है। आप अगर झुकना नहीं जानते हैं राजनीति में तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। वैशाली नगर का विकास कैसे कर पा रहे हैं और क्या आगे का प्लान, टेंटेटिव एक सोच रखा है आपने कि मुझे ये करना है? देखिए, बहुत चुनौती भरा है, क्योंकि जैसे मैं पार्षद था तो मुझे समस्या विरासत में मिलती थी वार्डों में। ये वैशाली नगर विधानसभा में मैं जब चुनाव जीता तो मैं सब टैली करने लगा कि मुझे क्या क्या डेवलपमेंट करना है। सरकार का जो बजट है छत्तीसगढ़ शासन का, उस बजट से लगभग उतनी राशि मुझे चाहिए, तब जाके यहाँ का विकास हो पाएगा। क्योंकि आज भी कई जगह पे मूलभूत सुविधा नहीं है। मूलभूत सुविधा नहीं होने की वजह से उसका कारण ये है कि कांग्रेस शासनकाल में अवैध प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हुआ। अब लोग सस्ते प्लॉट किस्में ले तो लिए, लेकिन वहाँ पे मूलभूत सुविधा नहीं है। ना सड़क है, ना नाली है, ना गार्डन है, ना कोई सामुदायिक भवन है। अभी बरसात में पूरे पानी भर जा रहे हैं, सड़क बिल्कुल नहीं है, नालियाँ बिल्कुल नहीं है। तो अब मैंने एक प्लान किया है। अधिकतर क्या होता है, किसी भी वार्ड में पार्षद जो होता है कभी 2 लाख का काम, 4 लाख का काम ऐसे आवश्यकता अनुसार करवाते हैं। मैंने एक्साइट टेंडर करने का मन बनाया कि वार्ड में सड़क नाली एक बार में एक वार्ड की समस्या खत्म, उसके बाद सारी चीज़ें। मेरे यहाँ 65 से ज़्यादा समाज है, उस समाज के लोगों को सामाजिक ज़मीन मिल जाए, सामाजिक भवन मिल जाए, ये सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक दिन बैठता हूँ, सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनता हूँ कि उनकी क्या समस्या है, व्यक्तिगत पारिवारिक, उस समस्या को समाधान करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ऐसे मैंने अपने क्षेत्र में मैंने काम करना चालू किया है। आप देखेंगे आने वाले समय में कि एक आदर्श वैशाली नगर बनेगा, एक आदर्श सुंदरता के रूप में आपको वैशाली नगर निखरता हुआ दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसके लिए। एक सवाल ये है कि आप काफ़ी यंग विधायक हैं, यंग एमएलए हैं, और ऐसे में जो युवा वर्ग होते हैं वो काफ़ी उम्मीद भरी निगाहों से आपको देखते हैं। यहाँ के युवाओं के लिए क्या कुछ नया सोच के रखा है, या आपका कोई एम होगा कि जब मैं विधायक बनूंगा तो जो परेशानियों से मैं गुजरा हूँ वो परेशानियाँ मैं अपने युवाओं को नहीं होने दूंगा? सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट। मैंने चुनाव जीते मैंने तय किया कि मेरे क्षेत्र के लोग जो है बेरोजगार ना रहे। इसके लिए मैं समय समय पे कैंप कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 5500 नौकरियाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियों को मैंने हायर किया था, और रोजगार कार्यालय के माध्यम से और अपने प्राइवेट मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों को बुला के, जो जिन्होंने डिप्लोमा किया है, जो ITI किए हैं, जो इंजीनियरिंग किए हैं, हॉस्पिटल सेक्टर से रिलेटेड, ऐसे मैं लगातार रोजगार मेला मैंने लगाए हैं, जिसमें 5500 मैंने लोगों को बुलाया था जो नौकरी देने के लिए, जिसमें 3300 लोग ही उपस्थित हो पाए, उनको नौकरी मैंने दे दिया। तो और दूसरा IT हब बने वैशाली नगर विधानसभा, उसके लिए ज़मीन और बिल्डिंग हम तलाश हैं, ताकि हमारे बच्चों को IT सेक्टर के लिए TCS और फलाने जगह जॉब करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो सबसे पहले युवाओं के लिए जो है रोजगार की व्यवस्था करना है। युवा जो है नशे के क्षेत्र में आगे ना बढ़े, नशे से दूर रहे, उसके लिए मेरा प्रयास जारी है। मैं फिर से कहता हूँ, विधायक का काम सड़क नाली बनाना ही नहीं होता है। अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को हम और कैसे जिंदा रखें, जो लुप्त होते जा रहे हैं त्यौहार, उनको कैसे आगे बढ़ाएं। यूथ में फिर से वो मोबाइल, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, गूगल, इस सब से अलग हट के फिजिकल उनकी एक्टिविटी कैसे हो, कैसे वो सेना के में जाए, उनके लिए उनको मैदान की आवश्यकता है। जगह जगह मैं स्पोर्ट्स का, बैडमिंटन, इंडोर बैडमिंटन से लेके टेनिस से लेके वो सारी चीज़ों की, बच्चों के लिए स्विमिंग से लेके वो व्यवस्था कर रहा हूँ, ताकि फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। तो ये सारे विज़न मेरे साथ हैं। काम करने की आवश्यकता है, काम बहुत ज़्यादा है।
लोगों से मिलना भी रहता है, कार्यक्रम अटेंड करना भी रहता है, उस बीच में मुझे प्लान भी तैयार करना है। एक जिम्मेदारी है, यंग हूँ, युवा हूँ, इसलिए सब कर पाने में सक्षम भी हूँ। और अगर अच्छा वैशाली नगर बनाना है, वो चाहते हैं, मैंने इनको हमेशा कहा है वैशाली नगर वालों को, काम ऐसा करके दूंगा कि आपको गौरवान्वित होगा कि आपका विधायक है। और वैशाली नगर विधानसभा जो है पूरे देश में नक्शे में अलग से इस विधायक की भी चर्चा होगी और इस विधानसभा की भी चर्चा होगी, ऐसा काम करना है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने बहुत सारे दावे किए, बहुत सारे वादे किए, आप भी जानते हैं और आप भी वाकिफ हैं। और आने वाले 5 सालों तक अब भाजपा की सरकार है। हालांकि सरकार को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, 6 से 7 महीने हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि क्या फर्क आप महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए भूपेश बघेल ने एक आडंबर रचा। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी कार्यक्रम अपने सीएम निवास में करते थे या कहीं पे भी करते थे, चाहे वो हवेली का त्यौहार था, चाहे जो तीजा का त्यौहार हो या कोई भी ऐसा पोला का त्यौहार हो, तो वो क्या करते थे, एक नोटिस चलाते थे, करोड़ों रुपए सेंक्शन लेते थे और भ्रष्टाचार करते थे। वो पैसा कहाँ जाता था पता नहीं। आज हमने हवेली का त्यौहार किया, हर जिले में बूथ वाइज चल रहा है, कोई सेंक्शन नहीं, कोई शासन का हमको वो नहीं मिला। हमने कहा कि हम ये त्यौहार को, हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत अंतर है। हमारे जो उन्होंने कहा था कि 500 रुपये प्रति माह बहनों को दिया जाएगा, माताओं को दिया जाएगा, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन हम 1000 रुपये महतारी बंधन योजना के माध्यम से दे रहे हैं, बोनस हम दे रहे हैं। हम वो सारी चीज़ें जो हमारे घोषणा पत्र में हैं वो हम सब कर रहे हैं। विष्णुदेव साय जी की सरकार सुशासन वाली सरकार है। आप देखेंगे कि हमारे मंत्री विधायक किसी पे एक दाग भी नहीं है। प्रतिदिन प्रदेश के लिए क्या नया करना है, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए क्या नया करना है, उसके लिए प्रतिदिन प्रयास होता है। तो ये बहुत अंतर है। उनका आडंबर का वो था, उनके विधायक, उनके पार्टी के लोग उनसे काफ़ी नाराज चलते थे, लोगों को मिलने का समय नहीं देते थे। हमारे मुख्यमंत्री डायरेक्ट फ़ोन उठाते हैं, डायरेक्ट उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं, इतने सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। हमारे वित्त मंत्री बड़े सरल हैं, हमारे गृह मंत्री बड़े सरल हैं, हमारे नगरीय निकाय मंत्री अरुण साहू जी इतने सरल व्यक्ति हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो संगठन के हैं वो इतने लोगों से अच्छे से गले मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये जो सरकार और संगठन में हमारे में तालमेल है, उनके में ना संगठन में तालमेल था ना सरकार में कोई तालमेल था। और इसी का कारण था कि पब्लिक भी जो है उनसे काफ़ी दूरियां बना ली और इसलिए आज वो विपक्ष में है और इसलिए हम सत्ता पक्ष में। जब आप वार्ड पार्षद थे तो एक बहुत अहम बात है कि हर बार आपका वार्ड चेंज कर दिया जाता था। अब आप विधायक हैं, आने वाले समय में अगर विधानसभा चेंज हो जाए तो? पार्टी और संगठन, इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता। पार्टी अगर हमको बोलेगी अंडमान निकोबार से लड़ना है तो हम वहाँ जाके लड़ेंगे, हमारे लिए कोई ये विषय नहीं है। जैसा संगठन चाहेंगे लड़ाएंगे, नहीं लड़ाएंगे, आगे क्या जवाब देंगे, कैसा होगा, वो सब पार्टी पे छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रीय नाई समाज की अगर मैं बात करूं तो आप एक लौते विधायक हैं। ऐसे में इस बड़े समाज से बड़ी उम्मीदें आपकी ओर हैं कि आने वाले समय में जो उनका भविष्य होगा वो उज्जवल होगा, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे। तो इसके लिए आपने क्या सोचा है? मैं अभी तक 6 महीने में 10 राज्यों का मैंने दौरा किया है और मैं देख रहा हूँ पूरे देश भर को मुझसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। मेरी एक्टिविटी देखते हूँ, सामाजिक गतिविधियों को जो 6 महीने मैंने किया है, जैसे मैंने सेन समाज के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया, सेन समाज के लोगों से मैंने संवाद करके समाज को किस दिशा पे ले जाना है, प्रदेश का भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी। अभी हम ताल कटोरा स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी को मुख्य अतिथि बुला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को, उनका आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है। तो कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं एक जननायक थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे और जिस प्रकार से सामान्य जीवन जी के उन्होंने देश सेवा, प्रदेश की सेवा, राष्ट्र सेवा की, तो इसलिए उन्होंने मोदी जी की प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो इसलिए जो है समाज को मुझसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। ताल कटोरा स्टेडियम में हम बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं और समाज को अब एक दिशा में लेके जाना है।
पहले मैं भी सामाजिक पृष्ठभूमि को उतना नहीं समझ पाता था। मैं सोचता था कि प्रदेश तक ही समाज है, लेकिन नाई नाई और भाई भाई का मैंने नारा दिया है कि अगर नाई है तो हमारा भाई है, और वो जो है पूरे देश भर में चाहे कोई भी जाति और भाषा का नाई क्यों ना हो, वो हमारा भाई है। इस नारे के साथ पूरे देश को मैं एक करने के लिए निकला हूँ। 10 राज्यों से ज़्यादा दौरा हो चुका है और समाज को मुझसे बड़ा उम्मीद है, क्योंकि मैंने भी लक्ष्य तय किया है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उस व्यक्ति की मदद करना है जो आर्थिक रूप से परेशान है, जो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जो मेडिकल से परेशान है, जिनके पास कहीं ना कहीं कोई सहायता नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है। ये आपसे ये जो चर्चा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन समय की कमी होने की वजह से मैं एक अंतिम सवाल लेकर इस चर्चा को खत्म करूंगी। क्या रिकेश सेन जी के कोई आइडल हैं, और अगर आइडल हैं तो वो कौन है और क्यों है? आपको सच बताऊं, समय समय पे मंच पे हम लोग अपनी भाषा को चेंज करते हैं। चेहरा देख के बोलते हैं कि इनसे हमने सीखा है, इनसे प्रेरणा है, लेकिन मैंने अपना काम किया है, ये कोई अंदरूनी शक्ति है जो मुझसे ये सब करवाती है। और ये कौन है? मैं अधिकतर देवी माँ को मानता हूँ, माता रानी को, और उनके आदेश पे ही मैं सब सारा काम करता हूँ। आप उसको अध्यात्म भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं हर उस व्यक्ति से सीखने का प्रयास करता हूँ। उस हर कमज़ोर व्यक्ति को देखता हूँ जिसको कुछ आवश्यकता है, तो उसकी आवश्यकता को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर मॉडल अगर हम अपने ज़िले में ले आएँ, प्रदेश में ले आएँ, ऐसा मदद अगर सबको पहुँच जाए, तो ऐसा सोच के जो है मैं ये काम करता हूँ। लेकिन मैं जिस पार्टी में हूँ, इस पार्टी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अनुशासन मुझे सीखने को मिला, मुझे काम करने की शैली सीखने को मिला, मुझे संगठन से बड़ा प्रेम मिला। मैं पहले राजनीति में जब आया तो मुझे लोगों ने कहा कि संगठन महत्व नहीं होता है, व्यक्ति महत्व होता है। तो मैंने कुछ व्यक्तियों के साथ मैं जुड़ा, लेकिन मुझे बाद में समझ आया ये व्यक्ति भी तो उस संगठन की वजह से ही है। तो मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है, और संगठन जो समय समय पे जो कार्यक्रम दे रहे हैं उसी में ही सारा प्रेरणा और रोल मॉडल है। तो संगठन ही मेरे लिए रोल मॉडल है। तो बिल्कुल अगर ठान लिया जाए और कोशिश की जाए तो हर वो मुकाम जो है वो हासिल किया जा सकता है, और इस बात को सच करते विधायक रिकेश सेन जो है वो नजर आए हैं। साफ तौर पर अगर बात करें तो उनका पूरा जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो रिकेश सेन जी ने अपने भविष्य को निखारने के लिए किया ना हो। बहुत ही सार्थक चर्चा रही उनसे, और बात अगर उनके क्षेत्र की करें तो उनका सीधा सोचना है कि युवाओं को लेकर के और पूरे क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर वो लगातार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रिकेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।